Welcome everyone. Today our topic of discussion is purchasing decisions. This basically topic is related to logistic management, or sometime it is also related to production. Basically, on operation management or production management or production department. So or the purchasing department as well. Because the purchases of any industry of any organization is done by not only by one person, it is done by a panel of people, panel of different personnel of the organization who are expert in purchasing and who are expert to take the relevant production equipments, production raw material for the manufacturing of product. तो जो परचेजिंग डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, वो एक परचेजिंग एजेंट जो होता है, वो जो परचेजिंग एजेंट होता है वो परचेजिंग डिसीजन करता है। जो परचेजिंग एजेंट होता है कंपनी का या इंडस्ट्री का, वो परचेजिंग में बेसिकली एक्सपर्ट होते हैं। वो लोग परचेजिंग की उनको बहुत ज़्यादा समझ होती है। वो काफ़ी अर्से से परचेजिंग कर रहे होते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल लेना है, कौन सी इंडस्ट्री लेनी है, कौन सी मशीनरी लेनी है, कौन से इक्विपमेंट्स लेने हैं, कौन से बेसिकली स्पेयर पार्ट्स लेने हैं, कौन से प्रोडक्शन के लिए डिसीजंस लेने हैं। वो उनको काफ़ी उस चीज़ से नॉलेज होता है बेसिकली। तो जो बेसिकली हमारे जो सप्लायर है वो भी हमारे परचेजिंग को इफ़ेक्ट करता है। सप्लायर के जो कंसंट्रेशन है, बेसिकली सप्लायर का जो इंटरेक्शन है इन आवर परचेजेज इज़ वेरी अनॉर्मस। कि सप्लायर जो है वो सम टाइम हमें कहता है कि इस तो मैं आपको रॉ मटेरियल इस प्राइस पर नहीं दूंगा, मैं कोई और प्राइस चार्ज करूँगा, थोड़ी हाई प्राइस चार्ज करूँगा, या मैं आपको रॉ मटेरियल की डिलीवरी इस डेट पर नहीं दूंगा, इस डेट पर दूंगा। कोई आगे की डेट बता देता है, तो हमारी प्रोडक्शन तो सही बात है स्टॉप हो जाएगी ना उस दिनों के लिए। तो पर सप्लायर की जो आजकल, क्योंकि सप्लायर की आजकल मोनोपोली है बेसिकली, सप्लायर्स बहुत कम मिल रहे हैं किसी प्रोडक्शन के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सम टाइम सप्लायर्स की कमी होती है। और सप्लायर फिर अपनी मोनोपोली दिखाते हुए, अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाते हुए हमें जो है वो हमारी परचेज को इफेक्ट करता है। अगर हमारी परचेज टेक्निकल नौयत की है, अगर हमारी परचेज टेक्निकल नौयत की मतलब हमने कोई इक्विपमेंट लेना है, कोई मशीनरी लेनी है, कोई इस तरह कोई फॉर एग्जांपल कोई पीसी लेना है, कोई हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई मशीनरी नहीं इंस्टॉल करानी है, कोई सीएनसी मशीन लेनी है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन लेनी है, तो उनके लिए हमें परचेजेस जो है हमें बिजनेस मैन नहीं करके देगा। उसके लिए परचेजेस हमें लॉजिस्टिक वाला नहीं करके देगा। उसके लिए हमें टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, या हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, या हमें उस टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो उस पे पर्टिकुलर जो हमारी परचेजेस से रिलेटेड उसका एक्सपीरियंस होगा, उसको अवेयरनेस होगी उस चीज़ की। तो वो हमारा परचेजिंग एजेंट एज अ परचेजिंग एजेंट वहाँ पे भी काम कर सकता है। वो टेक्निकल परचेज के लिए वो कहते हैं कि जो हमारे पास इंजीनियर या टेक्नोलॉजिस्ट का होना बहुत लाजमी है। उसके अलावा हमारी परचेज जो हम करेंगे तो हमें हो सकता है कि उसमें लॉस हो जाए। जो परचेजिंग एजेंट होता है उसका फंक्शन क्या होता है? परचेजिंग एजेंट टेक्स परचेजिंग डिसीजंस दैट इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी इन ईदर पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। अगर परचेजिंग एजेंट हमारा अच्छा होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव वे यूज़ करेगा परचेजेस करने का। वो परचेजेस वो करेगा जो सस्ती होंगी, जहाँ से उसको पता होगा कि रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, जहाँ से स्पेयर पार्ट्स और दूसरे इक्विपमेंट सस्ते मिलते हैं, वो वहाँ से कहेगा, वहाँ से परचेज़ करते हैं, ताकि कंपनी को जो फाइनेंशियल जो है वो लॉस ना हो। कंपनी का फाइनेंस जो है वो मैनेज रहे। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, बेसिकली इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। परचेजिंग डिसीजंस, द परचेजिंग डिसीजंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ डन बाय परचेजिंग एजेंट और एजेंट्स। द सप्लायर इन्फ्लुएंस परचेजिंग डिसीजन इन सम एक्सटेंट। सप्लायर भी कहते हैं हमारे परचेजिंग डिसीजन को इफेक्ट करता है कुछ हद तक, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह करता है। सम टाइम आवर परचेजेज इज़ टेक्निकल, so we should have an engineer or a technical person for the technical purchases. Okay, for machinery purchase, for CNC machines purchases, we should have a technical person to have that particular tool or machinery. Purchasing agent takes purchasing decisions that affect the financial position of company in either positive way or negative way. जो परचेजिंग एजेंट के डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग परचेजेस, वो ये सम टाइम वो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करते हैं, सम टाइम पॉजिटिव तरीके से। सम टाइम उस डिसीजन का हमें फ़ायदा होता है कि हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है, इक्विपमेंट सस्ते मिल जाते हैं। सम टाइम अगर परचेजिंग एजेंट इतना एक्टिव ना हो, इतना वो एक्सपीरियंस ना हो, तो हमारी जो डिसीजन वो लेगा तो उससे हमारी कंपनी को लॉस भी हो सकता है। परचेजिंग एजेंट की यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है सिंपल सी। परचेजिंग एजेंट आर द पर्सनस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट फंक्शंस ऑफ परचेजिंग। सिंपल है भाई, वो लोग जो परचेजिंग का डिसीजंस लेते हैं, जो जिनका फंक्शन ये होता है कि वो परचेजेस करेंगे।
जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी की परचेजेस करने के लिए, किसी भी तरह की परचेज हो, रॉ मटेरियल की हो, इक्विपमेंट की हो, मशीनरी की हो, लगेज की हो, किसी तरह की भी हो, तो वो सारा वो परचेजिंग एजेंट्स का काम होता है। परचेजिंग एजेंट डॉक्यूमेंट द हिस्ट्री ऑफ परचेजिंग इंक्लूडिंग व्हाट obtained, what ability, what quality levels are achieved and delivery periods for specific items। कि जो परचेजिंग एजेंट्स होते हैं वो परचेजिंग से पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं कि हमने क्या खरीदना है, किस क्वालिटी का खरीदना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी क्वालिटी लेनी है, और उसको हमने बेसिकली उसकी बिहाफ पे क्या क्या चीज़ें, क्या स्पेसिफिक आइटम्स हमने बना के मार्केट में डिलीवर करने हैं। तो परचेजिंग एजेंट्स की एक जिम्मेदारी ये नहीं होती कि सिर्फ उसने परचेजिंग करके आगे दे देनी है, उसको पहले पूरी डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा कि मैंने क्या लेना है, कितनी मिकदार में लेना है, कितने मिकदार में मैंने टूल्स लेने हैं, कितनी मिकदार में मैंने रॉ मटेरियल लेना है, और किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेना है, ताकि परचेज अच्छी हों या ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे बने। आगे नेक्स्ट है जी, परचेजिंग एजेंट्स एक्सपीरियंस इज़ स्पेसिफिक टू डिफरेंट परचेजेस। वो ये लिख रहे हैं यहाँ पे कि जो परचेजिंग एजेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस किसी एक फील्ड का होगा, वो किसी एक फील्ड की ही परचेज करके देंगे आपको। अगर उसको आप किसी और इंडस्ट्री, किसी और फील्ड में उस परचेजिंग एजेंट्स को लेके जाना चाहें तो वहाँ पे वो ऐसा ज़ीरो होगा बेसिकली वहाँ पे, क्योंकि उसकी उस फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है। तो जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है, तो आप उसी तरह के रेलिवेंट इंडस्ट्री में अगर जॉब करना चाहें, तो अगर आप वहाँ पे परचेज एजेंट एज ए परचेज एजेंट काम करना चाहें तो आप उसके लिए फ़ायदेमंद हैं, यूज़फुल होंगे। लेकिन अगर आप उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करें और आप जाके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएँ, तो टेक्सटाइल की परचेज़ का आपको अवेयरनेस नहीं है, तो आप वहाँ पर जाके कंपनी का लॉस का बायस बनेंगे, और आपके डिसीजन जो होंगे वो कंपनी को नेगेटिवली, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परचेजिंग एजेंट्स एक्सपीरियंस इज स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट परचेजेज इवन इन द सेम इंडस्ट्री। The skills of purchasing agent is not readily transferable between different industries। ये मैंने बात की है कि जो स्किल्स होती हैं परचेजिंग एजेंट की, वो किसी एक इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक होती हैं बेसिकली, या किसी एक इंडस्ट्री की जो वो उसका एक्सपर्टीज़ होती है उसके लिए वो उसकी स्किल्स उसके लिए ही बेनिफिशिएंट होते हैं। अगर वो किसी और इंडस्ट्री में जाना चाहे एज अ परचेजिंग एजेंट, तो वहाँ पे वो इफेक्टिव नहीं होगा। रिसीविंग एंड शिपिंग डॉक्स शुड बी प्रॉपर्ली डिज़ाइन। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जब आप एक परचेजिंग एजेंट हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आ रहा है, जो शिपिंग हो रही है, उसको आप प्रॉपर्ली डिज़ाइन करें। डिज़ाइन करने के बाद उसको प्रॉपर्ली अनलोड करवाएं। जो आपका सामान आपने मंगवाया है, जो आपने इक्विपमेंट्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल मंगवाया है, परचेजिंग करवाई है, वो जब आगे पास पहुँच गया तो उसकी अनलोडिंग जो है वो सेफली हैंडलिंग हो। जो मटेरियल हैंडलिंग होती है बेसिकली वो सेफ़ हो, ताकि आपका मटेरियल, जो आप रॉ मटेरियल आ रहा है या इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, वो गिरने की वजह से टूट ना जाएँ, वो ख़राब ना हो जाएँ, वो ज़ाया ना हो जाएँ। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ डिज़ाइन ऑफ सच फैसिलिटी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सप्लायर अनलोडेड एंड व्हाट द सप्लाईज आर अनलोडेड फ्रॉम ईदर ट्रक्स और 12 व्हीलर और 24 व्हीलर्स और एनी अदर बिग व्हीकल्स। वो कह रहे हैं कि जो आपने ये फैसिलिटीज़ बतानी है ना, सप्लाईज़ की, जो सप्लाई जो आपकी उतरेगी, जो आपका रॉ मटेरियल उतरेगा, जो आपके इक्विपमेंट्स उतरेंगे, उनके लिए आपने प्रॉपर जो है ट्रक्स वगैरह जो यूज़ किए हैं, उनकी अनलोडिंग आपको जो है वो बेसिकली बॉदर करेगी, आपको परेशान करेगी। लेकिन अगर आप एक अच्छे परचेजिंग एजेंट्स हैं तो आपने इन चीज़ों को पहले से ही डिज़ाइन कर लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट आके जब अनलोडिंग होगी तो आपको उधर हैंडलिंग में मसला ना हो। आपने रूट्स क्लियर कराने हैं, प्रोडक्ट जब रॉ मटेरियल जब हैंडल होगा, जब आपके पास हैंड ओवर होगा, आपकी फैक्ट्री शॉप के ऊपर आ जाएगा, तो आपने को पता होना चाहिए कि आज मेरे रॉ मटेरियल आ रहे हैं और मैंने रूट्स क्लियर करवाने, ताकि जो रॉ मटेरियल के रास्ते में कोई रुकावट ना हो, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल क्या हो जाए, गिर ना जाए, ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, वैसे वेयर एंड टेयर ना हो उसकी। बिडिंग इसको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं बोली लगाना, ठीक है। बिडिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच द बायर रिक्वेस्ट कंपीटिंग कंपनीज टू स्पेसिफाई फॉलोइंग थिंग्स: प्राइस, डिलीवरी डेट्स, अदर चेक्स, क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। ये है कि बिडिंग में एक जो कंपनी का जो एजेंट होता है, परचेजिंग एजेंट, वो नेक्स्ट जिस कंपनी से वो चीज़ें ले रहा होता है, जिसका वो बायर होता है बेसिकली, जिस कंपनी से या जिस बंदे से वो रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स वगैरह ले रहा है, तो उसको ये कहता है कि आप ये फॉलोइंग जो 5-4 चीज़ें हैं इनको स्पेसिफाई करें, तब हम आपसे परचेज करेंगे। वो क्या होता है, पहले होती है प्राइस स्पेसिफाई कर, यानी कि पहले जिसको हम कहते हैं ना, चीज़ तय हो तो अच्छा होता है, ये वही चीज़ है बेसिकली। प्राइस भी तय होनी चाहिए, डिलीवरी डेट, किस डेट को आप डिलीवर करेंगे, सप्लायर को आपसे आपकी बार्गेनिंग उससे हो जानी चाहिए, आप इस डेट को हमारे पास प्रोडक्ट आ जाए, रॉ मटेरियल, ताकि हम आगे प्रोडक्शन कर सकें। अदर चेक्स एंड एश्योरेंसेज, क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस, कि आप ये भी उससे स्पेसिफाई कर लें कि क्वालिटी किस नौयत की होगी, वो सबसे अला क्वालिटी का रॉ मटेरियल है या मिडिल लेवल का रॉ मटेरियल है या थर्ड क्लास रॉ मटेरियल है। इक्विपमेंट जो हम आपसे परचेज़ कर रहे हैं वो हाई क्लास के हैं, टोटली फाइन क्वालिटी के हैं, या थोड़े से उसमें बेसिकली जिसको हम कहते हैं कि गुंजाइश है, थोड़ी सी ज़्यादा टॉप क्लास भी नहीं है और ज़्यादा लो ग्रेड के भी नहीं है इक्विपमेंट्स, ठीक है। क्योंकि फ़ाइन क्वालिटी इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो
बहुत अच्छे होते हैं और जिनकी बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उनकी गारंटीज़ भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें स्पेसिफाई करने के बाद ये सारा काम किसका होता है, बेसिकली परचेजिंग एजेंट का। उसके बाद ही हमारी उसके बाद ही हमारी प्रोडक्शन बेसिकली स्टार्ट होती है। तो जो परचेजिंग एजेंट है उसको बिडिंग भी करनी चाहिए, जो नेक्स्ट जिस कंपनी से वो परचेज़ कर रहा है चीज़ें, उनकी बिडिंग का मतलब है कि उनसे ये 4 चीज़ें स्पेसिफाई करा लेंगे। प्राइस आप क्या चार्ज करेंगे, डिलीवरी डेट किस डेट को करेंगे, अदर चेक्स एंड एश्योरेंसेज आप उनसे क्लियर करा लें, और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन भी करा लें कि किस क्वालिटी का आप हमें रॉ मटेरियल या इक्विपमेंट या मशीनरी देंगे। So that's all for today's lecture. If you have any question regarding this lecture, you are free to ask me, and subscribe my channel, Narose Business Institute. Thank you so much.